Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss about the general anesthetics. General anesthetics ये हम लोगों ने जैसे पहले लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि वो किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को लोकली अप्लाई करते हैं और वो उसको नम कर देता है, सुन कर देता है, जिससे हमें पेन का फीलिंग नहीं होता है। लेकिन वो लोकली एक्ट करता था। लेकिन ये जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं और पूरा अनकॉन्शियस कर देते हैं, इमोबिलिटी ला देते हैं हमारे बॉडी में, मतलब कि बेहोश हो जाता है आदमी। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स में कि इसको कैसे इंड्यूस करते हैं, कौन सा फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। तो देखिए जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। इसमें रिवर्सिबल लॉस होता है, मतलब फिर से आदमी होश में आ जाता है। सेंसेशन और कॉन्शियसनेस, सेंसेशन में मेनली कौन सा, पेन का सेंसेशन हमको नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए मेनली यूज़ होता है। इसका फीचर्स क्या होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में मेनली क्या होते हैं, कैसा फील रहता है आदमी का, तो उसमें लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन, मतलब पेन का हमें फीलिंग नहीं होता। अनकॉन्शियसनेस रहता है, मतलब हमें कुछ होश नहीं रहता है। उसके बाद इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन, मतलब कि इमोबाइल, मतलब मूवमेंट नहीं रहता हमारा। और एवोल्यूशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, मतलब कि कोई भी अगर रिफ्लेक्स, कोई भी स्टिमुलस है तो किसी तरह का हम कमांड को नहीं सुनेंगे और मतलब एकदम से बेहोशी के आलम में हम लोग रहेंगे। तो दिस आर दी कार्डिनल इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया। तो ये जितना भी जनरल एनेस्थीसिया के जो फीचर्स रहते हैं, ये एक सिंगल ड्रग से हम नहीं ले सकते हैं। इसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हमें फॉलो करना रहता है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देना पड़ता है, इंडक्शन करने के लिए भी देना पड़ता है, मेंटेनेंस करने के लिए भी देना पड़ता है, आफ्टर एनाल्जेसिया भी हमें बहुत सारे ड्रग लेने पड़ते हैं। तो एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू ये जनरल एनेस्थीसिया को अचीव किया जाता है। तो इसमें पहले प्री मेडिकेशन रहता है, उसका इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया कि एनेस्थेसाइज्ड करने के लिए फास्ट एक्टिंग आईवी इंजेक्शन जैसे थायोपेंटोन, प्रोपोफोल होता है, इसको हम फास्ट, ये विद इन 15 सेकेंड ये हमें अनकॉन्शियस कर देता है। लेकिन ये इसका रिकवरी बहुत जल्दी होता है, इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए हम इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स आगे हम पढ़ेंगे, उसका यूज़ करते हैं। फिर मसल रिलैक्सेशन, ताकि ड्यूरिंग ऑपरेशन देयर विल बी नो एनी मूवमेंट इन आवर मसल्स, मसल में कोई मूवमेंट ना हो, पूरा रिलैक्स कर दे हमारे बॉडी को, फिर से पेन ना हो, उसके लिए एनाल्जेसिया जैसे ऑपॉइड्स यूज़ करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद टू रिवर्स द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट अगर ज़्यादा देर तक रह गया तो ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसके लिए भी हमें दूसरा ड्रग यूज़ करना पड़ता है ताकि सारे एक्टिविटी को फिर से रिगेन किया जा सके, नॉर्मल एक्टिविटी में आ सके। तो दिस आर दी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ये एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया, जैसे कौन कौन से एनेस्थेसाइज्ड होने से पहले जब एनेस्थीसिया देते हैं तो कौन कौन सा स्टेज आता है। तो जनरली 4 स्टेज होते हैं, जैसे स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, मतलब इसमें पेशेंट इज कॉन्शियस बट ड्राउजी, मतलब धीरे धीरे वो बेहोश होने लगता है। एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, कॉन्शियसनेस खो देता आदमी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि इमरजेंसी एक्टिविटी, बीपी इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्रीदिंग इरेगुलर हो जाता है। एंड द थर्ड स्टेज विच इज द इम्पॉर्टेंट स्टेज फॉर द एनाल्जेसिया इज द स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, मतलब दिस स्टेज इज द आइडियल स्टेज ऑफ सर्जरी। इसी स्टेज में क्या होता है, सर्जरी हम करते हैं। ठीक है, इसमें मसल टोन, रिफ्लैक्स सारे के सारे खत्म हो जाता है, रेस्पिरेशन भी रेगुलर हो जाता है। तो दिस स्टेज इज द बेस्ट फॉर द सर्जरी। फिर लास्ट होता है स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, जो कि ओवरडोज की वजह से होता है और अगर ज़्यादा देर तक रह गया तो डेथ भी हो सकता है, जिसमें रेस्पिरेशन डिप्रेशन हो जाता है, ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इनहेलेशनल एंड पैरेंटल होता है। इनहेलेशनल मतलब जिसको हम इनहेल करें डायरेक्टली, या तो पंप रहता है उसके थ्रू इनहेल किया जाता है, वेंटिलेटर के थ्रू भी दिया जा सकता है, ट्यूब के थ्रू भी दिया जा सकता है। ये गैसेस मेनली वोलेटाइल लिक्विड्स या गैसेस होते हैं, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, डिस्फ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन, या फिर गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है। पैरेंटल जिसको हम आईवी इंजेक्शन से मेनली देते हैं, जिसमें इंड्यूसिंग ड्रग, इसको हम फास्ट एक्टिंग भी बोलते हैं, और दिस स्लो एक्टिंग ड्रग। तो फास्ट एक्टिंग ये थायोपेंटन, प्रोपोफोल एंड इटोमिडेट, इनको हम जनरली यूज़ करते हैं इंडक्शन के लिए, ये एनेस्थेसाइज करने के लिए, क्योंकि इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत फास्ट होता है। फिर इसको इनहेलेशनल का किस लिए यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं मेंटेन करने के लिए, ताकि आदमी कॉन्शियस ना आए।
स्लो एक्टिंग हो गए इसमें, जैसे ऑपियाइड्स एनाल्जेसिया के लिए यूज़ करते हैं, बेंजोडाइजेपिन मसल रिलैक्सेंट भी यूज़ करते हैं, सेडेटिव प्रॉपर्टी भी देता है ये। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द जनरल एनेस्थेसिया। अब देखते हैं some of the pharmacological action of the general anesthesia, means how they act, what are the mechanism of action of the general anesthesia। तो देखिए अभी तक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका क्लियर नहीं है, मतलब कि सब डिफरेंट एंगल से वर्क करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इनको देखा जाए तो मेनली ये कैसे वर्क करते हैं। देखिए 3 चीज़ मेनली ज़रूरत रहता है। फर्स्ट होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सेकेंड होता है कि एनाल्जेसिया आ जाए, एंड थर्ड इज इमोबिलिटी। ये 3 चीज़ मेनली जनरल एनेस्थेसिया में होना जरूरी है। तो मैक्रोस्कोपी लेवल पर देखा गया कि ब्रेन के थैलेमस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये जो होता है इस पे वर्क करता है जनरल एनेस्थेसिया फॉर द रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इस पे वर्क करके ये कॉन्शियसनेस को ख़त्म करता है। फिर हिपोकैम्पस, एमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वहाँ पे एमनेशिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी, ताकि पेशेंट को ये याद ना रहे कि भाई क्या ऑपरेशन हुआ था। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी आ सकता है, इसलिए एमनेशिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी भी ड्यूरिंग सर्जरी ये भी ज़रूरी रहता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करके ये इमोबिलिटी और एनाल्जेसिया यानी पेन का सेंसेशन को ख़त्म किया जाता है। और अगर मॉलिकुलर लेवल पर देखा जाए तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, जो कि अनकॉन्शियसनेस, इमोबिलिटी, एनाल्जेसिया को इंड्यूस किया जाता है। देखिए फर्स्ट ग्रुप में देखा जाए तो सब इंट्रावेनस एजेंट, इटोमिडेट, प्रोपोफोल एंड बार्बिचुरेट्स हो गया। ये मेनली यूज होता है अनकॉन्शियसनेस यूज करने के लिए, एनेस्थेसिया को मेनली यूज किया जाता है। ये मेनली अनकॉन्शियस कर देता है। इमोबिलिटी और एनाल्जेसिया में ये ज़्यादातर यूज नहीं होता है, इंडक्शन फेज के लिए, इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो ये जो रहते हैं फर्स्ट ग्रुप ड्रग, ये मेनली एक्ट करते हैं गाबा ए रिसेप्टर पे। हम लोगों ने गाबा ए रिसेप्टर के बारे में पहले पढ़ा था, पेंटामेरिक होता है, अल्फा बीटा गामा, ये इनके सब यूनिट्स होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। तो ये क्या करते हैं, इनके ये इनहिबिटरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या करता है, इनहिबिटरी होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोस्ट सिनेप्टिकली और प्री सिनेप्टिकली ये बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होता है। जैसे आगे हम लोगों ने लिखा होगा कि ये क्या होता है, पेंटामेरिक अरेंजमेंट होता है गाबा ए रिसेप्टर, सेंट्रल आयन चैनल पोर का। When GABA neurotransmitter binds to the receptor, it leads to the opening of the pore and allowing chloride to pass। जब बाइंड करता है तो क्या होता है, क्लोराइड आयन का ओपनिंग हो जाता है, क्लोराइड आयन बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होता है और न्यूरो सप्रेशन, यानी क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और उस केस में अनकॉन्शियस हो जाएगा, कोई एक्शन पोटेंशियल ही नहीं जाएगा। तो इसमें ये ड्रग क्या करते हैं, गाबा रिसेप्टर पर बाइंड करके ओपनिंग ऑफ चैनल, ये क्लोराइड आयन जो रहता है, ये देखिए यहाँ पर बाइंड करेगा तो क्लोराइड आयन का इन होगा, तो ये ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन चैनल जो रहता है इसको प्रोलॉन्ग करता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये सप्रेस कर देता है न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को और इसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, एटोमेडेट होता है, एड्रेनल सप्रेशन करता है, प्रोपोफॉल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है, बार्बिचुरेट एपनियन का लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसको कर सकता है। सेकेंड ग्रुप जो रहता है कीटामीन हो गया और आइविन होता है, ये मिली एनो, जेनोन एंड साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का भी जनरली हम यूज़ नहीं करते ड्यू टू वेरी मोर साइड इफेक्ट्स, लेकिन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं, इनहेलेशनल में मेनली यूज होता है। तो सेकंड ग्रुप जो होता है वो मेनली एनाल्जेसिया यूज़ करने के लिए, मतलब लॉस ऑफ पेन, पेन का सेंसेशन को खत्म करने के लिए यूज होता है, और ये मेंटेनेंस फेज ऑफ एनेस्थीसिया में इसका यूज किया जाता है। ये कैसे एक्ट करता है, तो ये क्या करता है, ये NMDA रिसेप्टर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसको क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड में, उसको इनहिबिट कर देता है। NMDA रिसेप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो बहुत ज़्यादा पेन का सेंसेशन होगा हमें, तो अगर उसको इनहिबिट कर दिया जाए तो हमें पेन का सेंसेशन नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि ग्लूटामेट और ग्लाइसिन हम लोगों ने पढ़ा था, जब बाइंड करता है NMDA रिसेप्टर पे तो क्या होता है, उसका ओपनिंग होता है और कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेन सिग्नल बहुत बढ़ जाता है। तो ये ड्रग क्या करते हैं कि उस NMDA रिसेप्टर को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेन का सेंसेशन आगे एक्शन पोटेंशियल जैसे इधर से आया तो फिर इधर आगे नहीं जाएगा और हमें पेन का फीलिंग नहीं होगा, ठीक है। और ये सेकेंड ग्रुप जो रहता है ये और एक काम करते हैं कि ये पोटेशियम चैनल जो होता है, 2 पोर डोमेन पोटेशियम चैनल, ये सब ग्रुप सब फैमिली ऑफ पोटेशियम चैनल, उसको भी एक्टिवेट करता है। तो पोटेशियम चैनल हम जानते हैं ओपन होता है तो K+ आयन का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को कम करता है, जिसकी वजह से रिलेटिव इफेक्ट भी आता है और पेन का सेंसेशन भी कम हो जाता है। इसका साइड इफेक्ट कुछ दिया है, हाइपोटेंशन, नोजिया, वोमिटिंग। थर्ड ग्रुप जो होता है
ये जो होता है मेनली इमोबिलिटी करता है, यानी मसल रिलैक्सेशन का मेनली वर्क करता है। इसमें हैलोथेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन भी होता है, ठीक है। ये दोनों तरह से वर्क करता है। ये NMDA रिसेप्टर को भी इनहिबिट करता है और टू पोर्ट डोमेन चैनल जो होता है उसको भी क्या करता है, एक्साइट करता है, ठीक है। और एक सोडियम चैनल होता है, सेरोटोनिन टाइप 3 रिसेप्टर्स होता है, इनको भी एक्टिवेट करता है, सोडियम चैनल को भी करता है, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, डिक्रीज इन बीपी एंड रीनल टॉक्सिसिटी। तो दिस इज, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बताएगा। अगर आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछे तो आप इसको बताओ, जो 3 आपको बताया गया है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देखा जाए, जो इनहेलेशनल होते हैं, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं, उनके बारे में कुछ टर्म्स है, जैसे मिनिमम एल्व्यूलर कंसंट्रेशन, जिसको मैक बोलते हैं। देखिए क्या होता है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स को जब हम इनहेल करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे कहाँ जाता है, एल्व्यूलाई में जाता है। एल्व्यूलाई में क्या, लंग्स में डायरेक्ट इनहेल किए तो फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ पर कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, तो ब्लड में चला गया और ब्लड से किधर चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। तो अब देखिए जैसे ये क्या होता है मैक, कि इट इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द एनेस्थेटिक इन पल्मोनरी एल्व्यूलाई नीडेड टू प्रोड्यूस इमोबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू ए पेनफुल स्टिमुलस इन 50% इंडिविजुअल्स। मतलब कि ये ऐसा कंसंट्रेशन होता है एनेस्थेटिक्स का, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स का, जिसको इनहेल करने पे क्या होता है, पल्मोनरी एल्व्यूली मतलब लंग्स में, एल्व्यूली में इतना इसका कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन रहे, जो कि क्या करते 50% इंडिविजुअल्स में ये क्या करते कि जो पेनफुल स्टिमुलस है उसको फील ना होने दे। मिनिमम कंसंट्रेशन जिसपे हमें पेन का फीलिंग ना हो, कहाँ पे मिनिमम कंसंट्रेशन, पल्मोनरी एल्व्यूली में, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन। आप देखो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशी। मतलब पोटेंशी क्या होता है, मतलब कि कम डोज में ज़्यादा असर करना। तो आप देखो मैक्स जितना कम रहेगा, यानी जितना कम पे ये 50% को क्या कर देगा, इमोबिलिटी कर देगा और पेनफुल स्टिमुलस को लॉस कर देगा, उतना ही ज़्यादा इसका पोटेंशी भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम प्री मेडिकेशन और सीएनएस डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं ताकि मैक को कम कर दे और पोटेंशी को बढ़ा दे। अब कुछ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स। तो देखिए इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के बारे में मैंने बताया आपको कि गैस और वेपर्स होता है जो कि डायरेक्टली एल्व्यूली में जाता है, फिर ब्लड में जाता है और ब्रेन में, और जब इसका एक्शन खत्म हो जाता है, जब हम इसको छोड़ देते हैं लेना, तो देखो ये इनवर्स, ये रिपीट भी हो जाता है, यानी ब्रेन से ब्लड में आता है और ब्लड से एल्व्यूली में आता है, डिपेंड अपॉन द सॉल्युबिलिटी कि ये कितना फास्ट आता है, ठीक है। देखिए एक और पॉइंट है, द डेप्थ ऑफ द एनेस्थीसिया डिपेंड ऑन द पोटेंशी ऑफ द एजेंट। मतलब कि कितना ज़्यादा एनेस्थीसिया किया गया है ये उसके पोटेंशी पे डिपेंड करता है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कोई भी मिक्सचर ऑफ गैस रहता है तो उसमें कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा गैस का रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का मतलब आप समझ लो एक ब्रॉड टर्म में कि कंसंट्रेशन के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ब्रेन में जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, अब हमने पढ़ा था कि ब्रेन पे जाके एक्ट करता है, इनहिबिट करता है ये, तो ब्रेन में जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ये अपना इफेक्ट शो करेगा और ये उतना ही ज़्यादा एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए व्हाट आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट दी पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ द एनेस्थीसिया इन द ब्रेन। मतलब ब्रेन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसके कंसंट्रेशन को, पार्शियल प्रेशर को, कि हम बढ़ा सके या फिर घटा सकते। तो फर्स्ट वन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द एनेस्थेटिक इन द इंस्पायर्ड गैस। मतलब कि अगर हम इंस्पायर कर रहे हैं उसको, गैस को अगर हम इनहेल कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन, मतलब कि इंस्पायर्ड एयर में जितना ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारे एल्व्यूलाई में आएगा, और एल्व्यूलाई में आएगा तो कहाँ जाएगा, ब्लड में, और ब्लड में जाएगा तो ब्रेन में जाएगा। सेकंड आता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। मतलब कि जितना ज़्यादा हम सांस लें, जितना ज़्यादा ब्रीद इन करें, हाइपर वेंटिलेशन मतलब बहुत ज़्यादा सांस खींच रहे हैं, तो क्या होगा, मोर एनेस्थेटिक जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्रेन में जाएगा। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मतलब कम कर दे सांस लेना, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। उसी तरह थर्ड है एल्व्यूलर एक्सचेंज। एल्व्यूलर एक्सचेंज में दो चीज़ आता है, एल्व्यूलर वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। एल्व्यूलर वेंटिलेशन क्या होता है कि मतलब बाहर से एयर को इन करना, और परफ्यूजन क्या होता है कि एल्व्यूलाई से क्या होता है, ब्लड में जाता है। तो एल्व्यूलाई से जितना ब्लड में जाता है उसको हम बोलते हैं परफ्यूजन। तो ये दोनों को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए कि मतलब जिस अमाउंट में ये हमारे एल्व्यूलाई में आ रहा है वैसे ही क्या होना चाहिए, वहाँ से कैपिलरी ब्लड में भी जाना चाहिए ताकि वो ब्रेन में चला जाए। अगर इसका मिसमैच हो गया, जैसे एम्फाइसेमा हो गया, लंग्स डिजीज, उसमें मिसमैच हो जाता है, तो क्या होता है फिर इंडक्शन भी, जो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया हो जाएगा वो भी डिलेड हो जाएगा, रिकवरी भी क्या हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा।
फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ द एनेस्थेटिक्स इन द ब्लड। इसमें क्या होता है, ये प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब कि कितने देर में पेशेंट जो होगा वो एनेस्थेसाइज हो जाएगा और कितने देर में ये फिर से रिकवर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी पेशेंट को देने से पहले एनेस्थेटिक्स इस प्रॉपर्टी को जरूर से देखा जाता है, ठीक है। इसको हम ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ड्रग्स विथ हाई ब्लड सॉल्युबिलिटी हैव लो इंडक्शन एंड रिकवरी, मतलब जिसका ज्यादा ब्लड में सॉल्युबिलिटी रहेगा। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या समझे, कि मतलब वो ब्लड में जाके सॉल्युबल हो गया, ब्लड के प्लाज्मा से बाइंड हो गया। तो प्लाज्मा से बाइंड हो गया, आप ही सोचो, तो यानी ये एल्विलाई में आएगा, तो इसका फिर वहां से ब्लड में जाना है, तो इसका ब्लड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा और वहाँ प्लाज्मा से बाइंड होकर वहीं पे रहेगा। फिर क्या होगा, ये ब्रेन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा कहाँ है, ब्लड में होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंडक्शन होगा, वो लेट हो जाएगा। वैसे ही अगर धीरे धीरे ये चलो ब्रेन में चला गया, फिर वहां से रिटर्न होने में फिर इसको क्या होगा, ब्लड में आके रुक जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा फिर कि रिकवरी भी डिलेड हो जाएगा। तो वही बताया गया कि ड्रग इज मोर सॉल्युबल इन ब्लड, इट विल रिमेन इन द ब्लड, दस वेरी लेस ड्रग विल बी गो टू ब्रेन एंड दस एक्शन विल बी स्लो, जिसकी वजह से क्या होगा, इंडक्शन भी स्लो होगा और रिकवरी भी स्लो होगा। बस समझ में आ रहे, जैसे ईथर हो गया, इसमें इसके बारे में बताया गया है। जिससे लेस सॉल्युबल रहे, जैसे जो ब्लड में लेस सॉल्युबल है तो क्या होगा, एल्वियोलाई से कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, और लेस सॉल्युबल है तो डायरेक्टली फिर कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। तो उनका ऑनसेट और रिकवरी जो होता है वो भी फास्ट होता है, लेस सॉल्युबल, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सिवोफ्लोरिन, डेसफ्लोरिन। तो ये सॉल्युबिलिटी को समझिएगा आप बढ़िया से, कि जो मोर सॉल्युबिलिटी होगा अगर ब्लड में, तो उसका क्या होगा, इंडक्शन और रिकवरी ज्यादा होगा, और लेस सॉल्युबल होगा तो उसका इंडक्शन और रिकवरी भी डिलेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फिफ्थ वन इज द सोलेबिलिटी ऑफ द एनेस्थेटिक इन द टिश्यू। अगर मान लीजिए हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो ब्रेन में क्या होगा, हमारे जानते हैं कि हमारा सारा जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो रहता है वो लिपिड सॉल्युबल रहता है, तो क्या होगा, ब्रेन में जाएगा और ब्रेन में जाके वहीं पर रह जाएगा, यानी डिलेड तो होगा ही, लेकिन रिकवरी में बहुत ज्यादा डिलेड हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दी वहां से ब्लड में नहीं आएगा। एंड द लास्ट वन इज द सेरेब्रल ब्लड फ्लो, मतलब जितना ज्यादा ब्रेन में ब्लड जाएगा, तो हम जानते हैं कि ब्रेन में गया तो ब्रेन से ब्लड में अगर एनेस्थेटिक किया तो वहां से ब्रेन में कैसे जाता है, ब्लड के मूवमेंट के थ्रू ही। तो अब अगर ज्यादा ब्लड जा रहा है ब्रेन में तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एनेस्थेटिक जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी CO2 का यूज किया जाता है इनहेलेशन में, क्योंकि ये वैसोडाइलेशन कर देता है, मतलब और ज्यादा ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है, तो इंडक्शन और रिकवरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये रेस्पिरेशन भी बढ़ा देता है और ट्रांसपोर्ट भी बढ़ा देता है। तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द एनेस्थेटिक्स इन द ब्रेन। अब देखते हैं हम इसका एलिमिनेशन। तो ये तो मेनली लंग्स के थ्रू होता है, जैसे ही इसको क्या होता है, जैसे इनहेल करते हैं हम, तो जब तक हम गैस का सप्लाई रखते हैं वैसे तो अंदर जाता है ये ब्रेन तक, लेकिन जैसे सप्लाई हटा देते हैं तो रिवर्स में आ जाता है, मतलब कि ब्रेन से ब्लड में आता है, ब्लड से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ये बाहर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है, सेकेंड गैस इफेक्ट एंड डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो देखिए, सेकेंड गैस इफेक्ट क्या होता है, सेकेंड गैस इफेक्ट क्या होता है, सिमिलर समझिए कि अगर मान लो किसी भी एनेस्थेसिया को अगर ज़्यादा अमाउंट में हम शुरू में इंस्पायर कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, उसका डिफ्यूजन ज़्यादा है, यानी ये एल्वियोलाई से ब्लड में जाने का डिफ्यूजन इसका ज़्यादा है कैपेसिटी, ठीक है। और तो क्या होता है कि ये ब्लड में जल्दी जल्दी चला जाता है, तो अगर उसके साथ लेस डिफ्यूजिबल गैस अगर हम यूज़ कर लें, जो कि बहुत ही डिफिकल्टी से जिसका डिफ्यूजन होता हो, उसको अगर हम यूज़ कर लेंगे तो वो भी क्या होता है, इस गैस के साथ जल्दी जल्दी क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सेकंड गैस इफेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए N2 रैपिडली डिफ्यूजेस, वेर एज हेलोथेन और आइसोफ्लोरिन जो होता है बहुत डिफ्यूजेस बहुत पुअरली, किसमें, ब्लड में। तो अगर हम क्या करते हैं, हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन और N2O का मिक्सचर ले लेते हैं, ठीक है, तो N2O तो बहुत जल्दी से क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है, कहाँ से, एल्वियोलाई से ब्लड में, लेकिन इसके साथ साथ हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन जो होता है वो भी क्या होता है, इसके साथ जल्दी जल्दी डिफ्यूज हो जाता है, दिस इज नोन एज द सेकंड गैस इफेक्ट। अब एक होता है डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, इसमें क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों जो फिनोमेना होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड के साथ ही ज़्यादा होता है, मेनली उसी के साथ होता है। नाइट्रस ऑक्साइड के पास ब्लड सॉल्युबिलिटी कम रहता है, मतलब सॉल्युबिलिटी कम रहेगा, यानी ब्लड से जल्दी से ये बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, जब क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का हम बहुत देर तक इनहेल किए, फिर जब उसको हटा देते हैं तो क्या होता है कि वो ब्रेन से ब्लड में, और ब्लड से जल्दी से कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है आपका एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में जैसे ही आता है वो, तो फिर क्या होता है वहाँ से कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर को कम कर देता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है अचानक से, जिसके
जिस जो कि डेंजरस बहुत रेयर केस में होता है लेकिन हो सकता है। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि जैसे N2 हटाते हैं तो 100% ऑक्सीजन उसको इनहेल कराते हैं ताकि इसको हटा सकते हैं। अब द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल एनेस्थेटिक्स, क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए? तो भाई ये तो प्लेजेंट होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग, कोई जाके इन्फ्लेमेशन नहीं करना चाहिए, नोजिया वोमिटिंग नहीं होना चाहिए इससे। इंडक्शन और रिकवरी क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। उसके बाद इमोबिलिटी और मसल रिलैक्सेशन करना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं करना चाहिए इसको। इसके बारे में तो कोई किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए ये। रैपिड एडजस्टमेंट इन द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब कितना एनेस्थीसिया करना है इसमें एडजस्ट करने में आसानी होना चाहिए, ठीक है। और कोई रबर, ट्यूबिंग और सोडा लैम्प से नहीं, क्योंकि इसके थ्रू, जो ट्यूब के थ्रू हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं तो इसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, तो लो पोटेंसी एनेस्थेटिक्स होते हैं। अब जितना भी प्रॉपर्टीज है उनके बेस पे इनके बारे में थोड़ा मोड़ा बताया गया है। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन इस पे आ सकता है किसी भी एक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। हम जानते हैं N2O के साथ ही ये सेकंड गैस फैक्टर हाइपोक्सिया होता है, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। ये मेनली कैरियर के लिए यूज हो जाता है एनेस्थेटिक्स में, और क्विकली रिमूव, ये क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत ही जल्दी इसका हो जाता है। ईथर अब ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन कर देता है, लेकिन बहुत ही पोटेंट होता है। इरिटेटिंग वेपर्स होते हैं, इरिटेट कर देता है मसल्स को और बहुत ज़्यादा सिक्रेशन भी कर देता है। हैलोथेन नॉन इरिटेबल एंड इन्फ्लेमेबल होता है। इसका इंडक्शन और वो रिकवरी क्विक होता है, इसलिए इसको भी यूज़ किया जाता है इनहेलेशनल में, मेंटेनेंस में यूज़ किया जाता है मेनली। इसमें क्या होता है, इसमें एक मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया देखा गया है, मतलब किसी किसी इंडिविजुअल में क्या होता है, राइनोडिन रिसेप्टर जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जहाँ से कैल्शियम आयन का रिलीज होता है और कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसमें क्या होता है किसी किसी इंडिविजुअल में, उसमें ये क्या करता है, जाके उससे बाइंड करता है हैलोथेन और बहुत ज़्यादा कैल्शियम का रिलीज़ कर देता है। तो ज़्यादातर कैल्शियम का रिलीज़ कर देने की वजह से क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसी को हम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या करता है, रैपिड एक्सटर्नल कूलिंग, बाइकार्बोनेट दिया जाता है इसमें, जाके जो कैल्शियम का जो रिलीज हुआ है उससे जाके ये रिएक्ट कर ले। और O2 इनहेलेशन दिया जाता है, डेंटोलिन सेंट्रल एक्टिव डायरेक्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट भी दिया जाता है इसको ट्रीटमेंट के लिए। फिर आइसोफ्लोरेन हो गया, इसमें इंडक्शन और रिकवरी फास्ट होता है, मेंटेनेंस के लिए और न्यूरो सर्जरी के लिए इसको मेनली यूज़ किया जाता है। इंट्रावेनस में फास्ट एक्टिंग, इंट्रावेनस का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, इनका मेनली इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, एनेस्थेसाइज करने के लिए, और जो इनहेलेशनल होता है उसको मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। इसमें थायोपेंटम सोडियम का मेनली यूज़ करते हैं आईवी इंजेक्शन के लिए, ठीक है, जो कि अनकॉन्शियस बहुत जल्दी कर देता है। तो देखिए इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट यूज़ होता है नार्को एनालिसिस में, मतलब जैसे कोई क्रिमिनल हो गया उसको क्या करते हैं, ये इंजेक्शन देते हैं, तो वो क्या होता है कि वो हाफ कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो जाता है। तो देखिए जब हाफ अनकॉन्शियस हो जाएगा तो वो जो सच होगा वही बताएगा, वो घुमाएगा नहीं, तो इसीलिए इसको नार्को एनालिसिस बोलते हैं। ये क्रिमिनल केसेस में किसी से सच बात जानना है तो उस केस में इसको यूज़ किया जाता है। अब प्रोपोफोल भी हो गया, इसको एनेस्थेटिक्स में रैपिड एक्टिंग में यूज़ किया जाता है। स्लो एक्टिंग में बेंजोडाइजेपिन हो गया, केटामीन हो गया। केटामीन क्या करता है, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया करता है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपका मूवमेंट सब कुछ खत्म रहेगा, बस आपका क्या होगा, अपीयर तो होंगे कॉन्शियस है लेकिन क्या होगा, उसमें कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया। हेड, नेक और फेस सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है। सेंट्रली एक्टिव सेलेक्टिव अल्फा 2 एगनिस्ट भी यूज़ करते हैं सेनर्स के लिए। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है एनेस्थेसिया के ड्यूरिंग, मतलब जब एनेस्थेसिया कर रहे हैं उस वक्त रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन हो सकता है जो ओवरडोज की वजह से हो सकता है, कार्डियक अरिथमियाज, बीपी, हाइपोटेंशन हो सकता है, लैरिंगोस्पाज्म भी हो सकता है, वोकल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाज्म हो सकता है, दिक्कत हो सकता है उसमें, कन्वल्शन भी हो सकता है। आफ्टर एनेस्थेसिया मेनली नोजिया, वोमिटिंग, सिडेशन हो सकता है, साइकोमोटर फंक्शन भी हो सकता है और अदर टॉक्सिस इन द लीवर किडनी डैमेज भी हो सकता है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है मेनली आपका जो फार्माकोकाइनेटिक जो पार्ट है उस पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है कि फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो पार्शियल प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। दूसरा इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा सकता है जो शुरू में आपको बताया गया था, और थर्ड हो गया क्लासिफिकेशन। ये मेन 3 पार्ट है, बाकी आप जो मार्क्स में क्वेश्चन में देख सकते हैं। थैंक यू।